नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण इतिहास एक अलग मोड़ ले लेता है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिनके नाम के साथ में हम कह सकते हैं कि जय हिंद यह शब्द जुड़ गया। यदि जय हिंद आप कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो तुरंत मानस पटल पर स्मृति अंकित होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणादायक जीवन पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं प्रोफेसर राम स्वरूप जी अग्रवाल। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राम स्वरूप जी अग्रवाल पाथेयकर्ण पत्रिका के संपादक हैं, साथ ही सांस्कृतिक प्रवाह शोध पत्रिका के आप मुख्य संपादक हैं। राजकीय विधि महाविद्यालय में आप प्राचार्य रह चुके हैं। अनेक समसामयिक विषयों पर लेखन भी आप करते रहते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जब बात हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की करते हैं तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, खासतौर पर प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम उनकी शिक्षा के साथ जुड़ा रहता है। वहाँ की कोई विशेष घटना, कोई बात आपको ध्यान में आती है जिसे लगता है कि युवावस्था में जब वो थे और आज के युवाओं को यदि हम देखते हैं तो किस प्रकार से उस समय की घटनाओं को याद करके आज का युवा उनसे प्रेरणा ले सकता है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत साहसी और देशभक्त किस्म के विद्यार्थी रहे जी। और जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ एक प्रोफेसर हुआ करते थे, इतिहास के प्रोफेसर जी, फेरल ओटन। उनको पता नहीं क्यों भारतीयों से और भारतीय सभ्यता संस्कृति से बड़ी चिढ़ थी और अनेक बार वो इस प्रकार के एक आपत्तिजनक टिप्पणियाँ भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में करते थे। तो विद्यार्थियों ने, सुभाष चंद्र बोस ने भी उनको कई बार कहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो अपनी जो स्वभाव था उससे बाज नहीं आए और अंततः एक दिन ऐसा हुआ कि विद्यार्थियों ने उनकी पिटाई कर दी, क्योंकि पानी सिर से ऊपर चला गया था। और उसके कारण कहते हैं कि वो सारा जो हुआ उस सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ और जांच समिति बैठी और सुभाष चंद्र बोस और अनेक विद्यार्थियों को कॉलेज से निकाल दिया गया, निष्कासित किया। तो इस घटना से समझा जा सकता है कि युवावस्था में ही यह भाव मन में था कि यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो उसे सहन नहीं करना है, अन्याय का प्रतिकार करना यह बहुत आवश्यक है। और युवा अवस्था में ही जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके जो क्रियाकलाप थे उनसे उनकी नेतृत्व क्षमता समझ में आती थी। आगे जाकर जिस प्रकार से उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी, क्या स्थिति परिस्थिति रही? एक तरफ तो लग रहा था कि बहुत अच्छे नेतृत्व करता है और सामाजिक जीवन में आ सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में बहुत जल्दी आकर काम कर सकते हैं, फिर आईसीएस की तरफ जाने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? देखिए, उनके पिताजी कटक के बहुत बड़े वकील थे जी, और अंग्रेज सरकार के द्वारा उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस की परीक्षा पास करे, कलेक्टर बने, बड़ा अधिकारी बने, लेकिन सुभाष को इसमें रुचि नहीं थी। लेकिन पिताजी और माँ के बहुत पीछे पड़ने पर सुभाष को भी लगा कि मुझे एक बार अंग्रेजों के घर जाकर अंग्रेजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, और इस नियत से उन्होंने हाँ कर दी और इंग्लैंड चले गए। उन्होंने बहुत ही कम समय में आईसीएस की परीक्षा पास की और बड़ी मज़ेदार बात है कि अंग्रेजी कंपोजिशन में प्रथम स्थान पर रहे और आईसीएस में चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उनका मन आईसीएस में था नहीं। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र को लिखा कि आप पिताजी को कहें मैं अंग्रेज अधिकारी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी, उन्होंने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जिसने हमारे देश को गुलाम बनाया उनके नीचे काम करूँ। और उन्होंने कहा कि एक विदेशी हुकूमत जिसने भारत को गुलाम बना रखा है उसके नीचे काम करने की सोचना भी घृणास्पद है और ये सोच के भी मुझे घिन आती है। ये शब्द उन्होंने प्रयोग किए और कहा कि मैं आईसीएस अधिकारी नहीं बनूंगा। जी,
तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाई को जब पत्र लिखा और उसमें लिखा कि अंग्रेजों के नीचे काम करना बहुत घृणास्पद है और मैं इनके नीचे रहकर काम नहीं करूंगा, लेकिन आईसीएस की परीक्षा अच्छे अंकों से उन्होंने उत्तीर्ण की, चतुर्थ स्थान पर वो रहे, अंग्रेजी का जब विषय आता है तो उसमें प्रथम स्थान पर भी वो रहे, ये सारे तथ्य हैं। लेकिन इस बात से शिक्षा यह भी मिल सकती है कि अक्सर ये कहा जाता है कि क्या आप उपवास तब कर रहे हैं जबकि आपको खाने को नहीं मिल रहा है, या आपके सामने अनेक व्यंजनों से भरी हुई थाली रखी है और फिर आप उसका त्याग कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के जीवन से ये बात सीखी जा सकती है कि आईसीएस पूरी तैयारी करके और उन्होंने पास की, लेकिन वैभव पूर्ण जीवन वो जी सकते थे, बहुत आराम का जीवन जी सकते थे, लेकिन मन में तो कुछ भाव अलग ही था। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए कुछ करना था, ये विचार मन में था, तो आईसीएस भी उन्होंने ठुकरा दी। प्रोफेसर साहब, उन्होंने आईसीएस जब ठुकराई, और एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वो ऐसा समय था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का कि वो निर्णय उनके आगे के जीवन का भविष्य तय करने वाला था। जब उन्होंने आईसीएस ठुकरा दी तो उसके तुरंत बाद फिर घर परिवार में जो हलचल हुई होगी और किस प्रकार से आगे के जीवन के लिए क्या कुछ निर्णय किया? देखिए, उनके सारे रिश्तेदार, मित्र वगैरह सब उनसे नाराज थे कि भैया क्या कर रहा है तू। उन्होंने अपने भाई को पत्र भी लिखा कि मैं आईसीएस अधिकारी बन गया तो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी होगी, नौकर चाकर होंगे, हजारों लाखों रुपए मुझे मिलेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा जब देश गुलाम है तो ऐशो आराम की जिंदगी की कल्पना करना है, सोचना भी पाप है। ये उन्होंने पत्र में लिखा और इसलिए उन्होंने सूचना दी कि मैं अधिकारी नहीं बनूंगा, मैं भारत आ रहा हूं। और 1921 में वो भारत लौटे जी। और जिस दिन भारत लौटे सीधे महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए जी। और महात्मा गांधी से मिलकर के उन्होंने 2 प्रश्न किए। उसमें महात्मा गांधी 1921 में अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने उनको कहा कि आप जो ये अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं जी। और जनता को कह रहे हैं कि अंग्रेजों को कर टैक्स न दें, तो उनका कि मुझे ये बताइए कि इस अवज्ञा आंदोलन से क्या अंग्रेज सत्ता हम लोगों को सौंप करके यहाँ से भाग जाएंगे? और दूसरा उन्होंने कहा, उसमें गांधी जी ने कहा था कि 1 साल में स्वराज्य मिलेगा, मैं दिलाऊंगा। तो उनका कि बापू ये आप कैसे करेंगे, 1 साल में स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? गांधी जी ने जो उत्तर दिए उससे सुभाष संतुष्ट नहीं थे, उनको बड़ा असंतोष था। तो सीधे फिर वो कलकत्ता आए और कलकत्ता, देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनसे उनके सुभाष चंद्र बोस के संपर्क था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको सुझाव दिया था, गांधी जी ने भी कहा कि भाई तुम चित्तरंजन दास से जाकर के मिलो। तो कलकत्ता आकर के उन्होंने बाबू चित्तरंजन दास से भेंट की। तब उन्हें लगा कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। उनको लगा कि इस व्यक्ति को पता है मंजिल क्या है और उस मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। फिर उन्होंने बाबू चित्तरंजन दास को अपना गुरु माना और अगले 3-4 साल तक, जब तक वो जीवित रहे बाबू चित्तरंजन दास, उनके साथ वो काम करते रहे। और बाबू चित्तरंजन दास ने उनको 3 काम दिए। पहला काम दिया, एक प्रेसिडेंसी कॉलेज था वहाँ पर, उसका प्रिंसिपल बनाया। एक स्वराज्य अखबार निकलता था, उससे उनको जोड़ा। और बंगाल कांग्रेस के जो वॉलंटियर्स थे उनका प्रमुख बनाया और प्रचार प्रमुख बनाया। अच्छा। उसमें सुभाष चंद्र बोस पूरे जी जान से जुट गए। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस ठुकराई और एक अलग राह उन्होंने अपनी बनाई, और वास्तव में उनके लिए कहा जा सकता है कि वे भी तो खुश रह सकते थे महलों और चौबारों में, लेकिन उनको क्या लेना था तख्तो ताज मीनारों में। इस प्रकार का भाव, क्योंकि उस समय जब देश गुलाम था तो उनको लगता था कि वास्तव में सबसे पहला लक्ष्य हर एक हिंदुस्तानी का यह होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा देश आज़ाद हो, और स्वयं का सुख चैन ये सब तो बहुत बाद की बात है। पहले इस देश के जो भोले भाले करोड़ों लोग हैं जिन पर अंग्रेजी हुकूमत जो जुल्म कर रही थी, उससे किस प्रकार से छुटकारा दिलाया जाए। जब उन्होंने आईसीएस को ठुकराया और महात्मा गांधी से भी मिले और जिस प्रकार से सामाजिक जीवन में वो सक्रिय हुए, तो एक तरफ तो बात राजनीतिक क्षेत्र की होती है, सीधे सीधे स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ हमने सामान्यतः ये देखा है कि अधिकांश क्रांतिकारी हों चाहे समाज सेवी हों, एक संवेदनशील व्यक्तित्व होता है, समाज के प्रति करुणा का भाव होता है। क्या सुभाष चंद्र बोस के जीवन में भी कोई इस प्रकार का भाव नजर आता है? जी, देखिए 1922 में बंगाल में भयंकर बाढ़ आई जी, और चूंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की वॉलंटियर प्रमुख थे, स्वयंसेवक प्रमुख थे, तो उन्होंने लगभग 1000
वॉलंटियर्स तैयार किए और बाढ़ राहत का कार्य किया। ये उनकी संगठन क्षमता और नेतृत्व को दर्शाता है जी। इसके बाद 1923 में बाबू चित्तरंजन दास जब कलकत्ता के मेयर बने तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर निगम का। और उस नाते उन्होंने समाज की जो समस्याएं थी, दुख दर्द थे, उनको जाना, उनको दूर किया। तो आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ वे इस प्रकार के अनेक कार्य करते रहे। तो आज़ादी के साथ साथ अनेक समाज सेवा से जुड़े हुए काम भी करते रहे और ये कहा जाता है कि वास्तव में व्यक्ति के जो विचार हैं वे उसके कृतित्व में अवश्य ही झलकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब कलकत्ता महापालिका के प्रमुख बने उस समय देश में शासन अंग्रेजों का था, लेकिन चूंकि सुभाष चंद्र बोस उस महापालिका के प्रमुख थे तो उन्होंने उस दौर में भी अंग्रेजी जो नाम थे कलकत्ता के अनेक सड़कों के, अनेक मार्गों के, उन नामों को बदलने का उस दौर में काम किया जबकि अंग्रेजों का इस देश पे शासन था। इस प्रकार के अनेक काम, और जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब ने बताया कि बाढ़ के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, युवकों को साथ में लेके संगठित करके समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। रामस्वरूप जी, ये तो बातचीत हुई एक प्रकार से समाज सेवा की, गांधी जी से भी वो मिले, स्वतंत्रता के संग्राम में उनकी एंट्री हुई और इसके साथ में हम देखते हैं कि वे उस समय जो आज़ादी का आंदोलन था एक प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था जी। तो कांग्रेस में किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस सक्रिय हुए, कहाँ तक पहुंचे, क्या स्थिति परिस्थिति बनी? देखिए, कांग्रेस में जो भी गांधी जी ने आंदोलन चलाए वो कांग्रेस के आंदोलन थे जी। और सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में रहते हुए उन सब में सक्रिय रहे। असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उन्होंने जगह जगह गए, लोगों में जागरण पैदा किया, आज़ादी की ललक पैदा की। क्रांतिकारियों से भी उनके संपर्क थे, उनको जो भी सहयोग मिल सकता था वो सहयोग उन्होंने किया। 1900 सुभाष चंद्र बोस जो है इस बीच यानी 1932 में एक बार गिरफ्तार हुए। उनको उससे पहले भी वो 1925 में गिरफ्तार हुए और मांडले जेल भेजा गया। 2.5 साल तक वहाँ रहे वो। इस काल में उन्होंने बड़ा चिंतन मनन किया और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। फिर उनको दोबारा गिरफ्तार हुए तो इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो विदेश जाएंगे जी। और वो विदेश गए अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। वहाँ पर वियना में जो सैनिटोरियम था उसमें रहे। वहीं पर उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल, उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, वो लिखी। और बाद में जो उनकी पत्नी बनी एमिली सेंगल, वो उनकी सचिव थी, निजी सचिव थी। उस पुस्तक को लिखने में उसने बहुत सहयोग किया। विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की और वहाँ के जो प्रमुख लोग थे उन सबसे मिले, भारत की आज़ादी की बातचीत की और भारत की आज़ादी में विदेशी राष्ट्रों का क्या सहयोग लिया जा सकता है इस पर चर्चा की। अभी भारत की आज़ादी की जिस प्रकार से बात हुई, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है, उसमें भी क्या कुछ क्रांतिकारियों को याद करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए किस प्रकार के क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? देखिए, आज़ादी का जो 75वां साल चल रहा है अमृत महोत्सव पर, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों को स्वाधीनता के संघर्ष से परिचित कराया जाए। और स्वाधीनता के संघर्ष में कुछ इन्हें गिने लोग नहीं थे, हजारों लोग, यानी लगभग हर जिले तहसील से ऐसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी की आंदोलन में आपने आहुति दी। फांसी पर चढ़ गए, अंडमान निकोबार की जेल में गए, कष्ट सहन किए, लेकिन उनकी जानकारी युवा वर्ग को और बाकी लोगों को है नहीं। तो ऐसे सारे लोगों का जीवन चरित्र सबके सामने लाया जाए। ऐसे अनसंग हीरोज हैं, अनाम जो हीरो हैं, जो भारत की आज़ादी के नायक हैं, उनकी जानकारी युवा वर्ग को और लोगों को कराई जाए। ये भी एक उद्देश्य जो अमृत महोत्सव है इसका है। तो अमृत महोत्सव में आज़ादी के अनसंग हीरोज जो हैं उनके बारे में भी जन जन को जानकारी हो, जन जन तक उनका विचार पहुंचे, इस विषय में भी काम हो रहा है। प्रोफेसर जी साहब, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से एक पार्ट हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन का हिंदुस्तान में, दूसरा पार्ट यदि हम उनका देखते हैं तो विदेशों में भी काफ़ी समय बिताया। विदेशों में जब वो गए तो वहाँ भारत की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार उन्होंने काम किया, किस प्रकार से वहाँ उन्होंने समर्थन जुटाया देश की स्वतंत्रता के लिए? देखिए, उनको नजरबंद कर दिया गया था 1940-41 में और 1941 में 16-17 जनवरी की रात को वो 24 घंटे ब्रिटिश गुप्तचर, उनके सिपाही है, उनकी ऊपर नज़र रखे हुए थे। इसके बावजूद वो चकमा दे करके और भारत से बाहर निकले
और जर्मनी पहुंचे, अफगानिस्तान रूस होते हुए, एक बड़े साहस की बात है, एक बड़े आत्मविश्वास की बात है, और इस प्रकार की घटना विश्व के इतिहास में बहुत कम है। लेकिन उसके पहले भी सुभाष चंद्र बोस विदेश जा चुके थे और उस समय उन्होंने आज़ादी के लिए वहाँ बहुत काम किया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो उस समय भी उनकी सोच ये थी, और जर्मनी में रहते हुए उन्होंने जर्मनी के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ से बात की कि यदि जर्मनी, मतलब वो ये पता करना चाहते थे कि जर्मनी इंग्लैंड पर हमला कब करेगा। यदि जर्मनी इंग्लैंड पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में भारत में सशस्त्र क्रांति करके और देश को आज़ाद कराया जा सकता है। देश, ये भी उनकी योजना थी। सशस्त्र क्रांति के द्वारा आज़ाद करवाया जा सकता है, इस प्रकार का भी विचार था उनका। और यदि उनकी कार्यप्रणाली देखेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस युग के वीर शिवा थे वे, आज़ादी के मतवाले थे, जनमन का शासन था उनका, दृढ़ तन कोमल मन था उनका। ये दो पंक्तियां उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को परिभाषित करती हैं कि वास्तव में किस प्रकार की रणनीति से काम करते थे। जब बात सुभाष चंद्र बोस की करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज की चर्चा किए बिना उनकी चर्चा पूरी नहीं हो सकती। आज़ाद हिंद फौज के साथ में किस प्रकार से उनका जुड़ाव आया, क्योंकि सामान्यतः लोगों में ये बात है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, जबकि वास्तविकता तो कुछ और है। ठीक है, आप ठीक कहते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वास्तव में रास बिहारी बोस ने की। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े देशभक्त थे। भारत में जो आज़ादी की लड़ाई चली, गांधी जी के अलावा यहाँ पर क्रांतिकारी थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और एक वर्ग ऐसा था जो भारत से बाहर विदेशों में रह करके और आज़ादी के लिए संघर्षरत था। लाला हरदयाल थे और दूसरे बहुत सारे लोग थे, उनमें रास बिहारी बसु भी थे। उन्होंने जो सैनिक अंग्रेजों के सामने जो राज्य थे, जो राष्ट्र थे, तो उनके कब्जे में जो भारतीय सैनिक आ गए थे, तो उन राष्ट्रों से मिलकर के उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने बनाई थी। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस भारत से गायब होकर के और जर्मनी पहुंचे और उसके बाद पनडुब्बी से समुद्र के मार्ग से जापान पहुंचे, और रास बिहारी बोस को पता था सुभाष चंद्र बोस का जीवन, उनका नेतृत्व, संगठन कुशलता, उनका एक जो तेजस्वी जीवन था, और इसलिए उनको ये लगा कि आगे की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपनी चाहिए। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपी, और जो बाद में जो रूप उभर करके आया वो सारा सुभाष चंद्र बोस की देन थी। तो ये कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया वो सुभाष चंद्र बोस ने किया, और उसके पहले रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में जो बड़ा काम आज़ाद हिंद फौज का रहा, उस समय नेतृत्व उसका सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की जब बात करते हैं तो अनेक विद्वानों का ये कहना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, और एक आज़ाद हिंद सरकार का उन्होंने गठन किया। आपके माध्यम से चाहेंगे दर्शकों तक ये जानकारी भी पहुंचे कि वास्तव में आज़ाद हिंद सरकार क्या थी, किसका समर्थन था, और क्या वास्तव में पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ही थे। देखिए, जापान में अभी जो म्यांमार है, पहले ब्रह्म देश था, उसमें सिंगापुर में ये जो क्षेत्र है, इनमें बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते थे। तो उन सब के सहयोग से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज गठन किया और फिर आज़ाद हिंद सरकार बनाई। और उस सरकार, ये कोई ऐसे सामान्य सरकार नहीं थी, जैसे सरकार होती है उस तरह की सरकार थी। उसमें बाकायदा 16 मंत्री थे, विदेश विभाग था, गृह विभाग था, और सेना तो थी, सेना थी। 85,000 सैनिक उनके पास थे। उनका अपना पोस्ट ऑफिस था, डाक टिकटें छापते थे वो। उनका अपना बैंक था, मुद्राएं थी, करेंसी थी। 5 रुपए के सिक्के से लेकर के 1 लाख रुपए तक के नोट छापते थे वो बाकायदा। और जब 7 देशों की सरकारों ने उनको मान्यता दी, तो जब उन देशों की सरकारों, उन देशों में वो जाते थे, बाकायदा एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते उनका स्वागत होता था, और वहाँ के राष्ट्र प्रमुखों के साथ उसी स्वाभिमान के साथ वो बातचीत करते थे। जापान हो, जर्मनी हो, इटली हो, ऐसा ही उन्होंने किया। एक फुल फ्लेज्ड सरकार थी। और देखिए, वो उस सरकार के प्रधानमंत्री थे। और जब सुभाष चंद्र बोस भारत से गए तो उन्होंने तय किया था कि जब देश आज़ाद होगा तो मैं भारत की धरती पर कदम रखूंगा। और उन्होंने, यद्यपि देश को पूरी तरह से आज़ाद नहीं करा पाए, वो एक अलग कहानी है, हार जीत होती रहती है, लेकिन उन्होंने देश का एक हिस्सा
उनकी सरकार के अधीन आ गया था और एक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने पहला तिरंगा झंडा भारत की आज़ाद धरती पर लहराया और वो धरती थी अंडमान निकोबार की। वो अंडमान निकोबार का पूरा जो द्वीप है और उसके सारे द्वीप थे वो आज़ाद हिंद सरकार के अधीन आ गए थे और 30 दिसंबर 1943 को वो अंडमान पहुंचे और उन्होंने बाकायदा स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाते से तिरंगा लहराया। तो कह सकते हैं हम कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भले ही पूरा भारत स्वतंत्र न हुआ होगा लेकिन कोहिमा मणिपुर का कुछ हिस्सा उन्होंने कब्जे में ले लिया था और अंडमान तो उनके कब्जे में था ही। जी, तो प्रोफेसर रामस्वरूप जी अग्रवाल ने भी इस बात पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि तथ्य और तर्कों के साथ मोहर लगा दी है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उन्होंने जो आज़ाद हिंद सरकार बनाई उस सरकार को कई देशों ने अपना समर्थन दिया था, जिनमें हम देख सकते हैं जर्मनी, जापान, चीन, इटली, कोरिया, फिलीपींस और आयरलैंड जैसे देश थे। इन देशों ने आज़ाद हिंद सरकार को भारत की स्वतंत्र सरकार के रूप में मान्यता भी दी थी और बाकायदा पूरा मंत्रिमंडल था, डाक टिकट थी। ये सारे तथ्य इस चर्चा में से जिस प्रकार से निकल कर आ रहे हैं और केवल इतना ही नहीं अपितु वर्ष 2018 में जब आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा भी फहराया था। तो ये सब चीज़ें इतिहास के साथ में जोड़कर यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे अनछुए प्रश्न आपके सामने निश्चित रूप से आएंगे। प्रोफेसर साहब, हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण में है। आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का बहुत एक विराट उनका जीवन रहा, व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत विराट रहा। इतने कम समय में उसे समेट पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आज के इस दौर में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, देश के युवा, देश के नागरिक सुभाष चंद्र बोस से किस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, एक समय ऐसा था कि देश भर में गांधी जी से भी ज़्यादा लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस थे जी। न केवल पूरे देश भर में बल्कि स्वयं कांग्रेस में भी। देखिए 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1939 में फिर अध्यक्ष बनने की बात आई तो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और वो पट्टाभी सिद्धारमैया के पक्ष में थे। लेकिन चुनाव हुआ और कांग्रेस जिन्होंने बहुमत से, भारी बहुमत से सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जैसे नेताओं की इच्छाओं के न होते हुए भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया और गांधी जी ने कहा पट्टाभी सिद्धारमैया की हार मेरी हार है। तो ऐसा एक व्यक्तित्व उनका था। देखिए, उनके व्यक्तित्व पर 500 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई होगी, सैकड़ों आर्टिकल लिखे गए। आज भी भारत का लोकमानस, लोकमन उनके बारे में जानना चाहता है, जिज्ञासा है क्या हुआ सुभाष चंद्र बोस का। 1945 में दुर्घटना हुई थी, क्या उनकी मृत्यु हो गई, क्या वो बच गए? 3 आयोग गठित किए गए। तो उनका ऐसा व्यक्तित्व आज भी जनमानस में उनके प्रति प्यार, सम्मान भरा पड़ा है। मैं समझता हूँ जो बाद में जो सरकार आई उस सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को कोई सम्मान नहीं दिया। नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस के विपरीत थे। इसके बावजूद जनता ने उनको प्यार दिया और शायद ही राज्य, कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पर उनकी मूर्ति न हो। इस सारी चर्चा में जो विषय निकल कर आया कि गांधी जी से जिस प्रकार से मतभेद उनके हुए होंगे, गांधी जी उनकी जो जीत थी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के, उसको नहीं पचा पाए। बाद में नेहरू जी के साथ में जो स्थिति परिस्थिति रही, सामान्य जनता में एक परसेप्शन इस प्रकार का, एक बात ऐसी चलती है कि कोई भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ में ऐसी संधि कर ली थी कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित मिलते तो क्या उनको वापस सौंप दिया जाता। एक बार स्पष्ट कर दें दर्शकों के लिए भी। इस प्रकार की बात आई थी सामने, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि जो सत्यापित नहीं हो पाती। लोग कहते हैं ऐसा हुआ था, बल्कि लोग तो इतना भी कहते हैं कि नेहरू जी ने पहले ये बात आई थी कि सुभाष चंद्र बोस रूस के यहाँ पर रूस में नजरबंद हैं, उन्होंने पत्र लिखा गुमनामी बाबा के नाम से भी, गुमनामी बाबा के नाम से भी। जहाँ कहीं भी जनता को लगता है कि ये सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, जनता का मन में ऐसा उत्साह पैदा हो जाता था और उनको लगता था कि हाँ सुभाष चंद्र बोस प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसी एक ललक किसी नेता के प्रति भारत के जनमानस में कभी नहीं थी। जी,
तो वास्तव में सुभाष चंद्र बोस के यदि जीवन का हम अध्ययन करते हैं, उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को जब हम याद करते हैं, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणाएं तो मिलती ही हैं, लेकिन अनेक रहस्य ऐसे भी सामने आते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि आज तक अनसुलझे हैं। क्या वास्तव में उस हवाई यात्रा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था, या फिर उसके बाद में अनेक वर्षों तक, जैसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक गुमनामी बाबा थे, तो क्या गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही जीवित थे, या फिर रूस ने उन्हें अपने यहाँ कैद करके रखा था। अनेक प्रकार की बातें आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जनमानस में अलग प्रकार का कौतूहल जगाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आज़ादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान की, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई जय हिंद जिसकी निशानी है। जय हिंद उनकी निशानी थी और उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा दिया और देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने समर्पित किया। ऐसे राष्ट्र नायक को हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणादायक जीवन पर प्रोफेसर रामस्वरूप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने सरलता से बहुत ही अच्छा विचार आपने रखा, अनेक नए नए तथ्य आपने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।